अध्याय 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, पेज नंबर 90। सभ्यता क्या है? उत्तर, सभ्यता मानव समाज के एक उन्नत और जटिल चरण को दर्शाती है। यह वह अवस्था है जहां लोग एक अस्थायी और संगठित समाज में रहते हैं। प्रश्न 2, भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? उत्तर, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे आरंभिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, जिसे सिंधु अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी? उत्तर, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य उपलब्धियां अद्वितीय थी, जो इसे उस समय की महान सभ्यताओं में शामिल करती है। सुनियोजित नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली, सामाजिक समरसता और समानता, लेखन कला, व्यापार और मापन, विशाल स्नानागार और अन्न भंडार, महान स्नानागार और अन्न। अच्छा, इसमें विशाल स्नानागार और अन्न भंडार लिखकर छोड़ देंगे, ये एक गलत लिखा गया है। महान स्नानागार और अन्न नहीं लिखेंगे। पेज नंबर 91। प्रश्न है, ऊपर बताई गई विशेषताओं में से आप किसे मूलभूत विशेषता मानते हैं? अर्थात ऐसी विशेषता जो अन्य सभी के विकास के लिए अनिवार्य है। उत्तर, सभ्यता की सभी विशेषताएं आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन इनमें से सबसे मूलभूत विशेषता कृषि उत्पादकता है, जो अन्य सभी के विकास के लिए अनिवार्य है। कृषि उत्पादकता वह नींव है जिस पर सभ्यता की अन्य जटिल विशेषताएं खड़ी होती है। पेज नंबर 92। आइए पता लगाएं। प्रश्न है, ऊपर दी गई सूची में प्रत्येक विशेषता के लिए क्या आप उस समय के समाज में विद्यमान व्यवसाय और रोजगार की सूची तैयार कर सकते हैं? उत्तर, शिल्प, कच्चे माल का प्रबंधन, धातु कर्म, धातु निष्कर्ष, आभूषण निर्माता, यहाँ कुछ है जो कि नहीं दिख रहा है, तराशने वाले, मिट्टी बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, व्यापार, व्यापारी, आंतरिक और बाहरी, नाविक, कारवां चलाने वाले, माल के भंडारण और लेखा जोखा रखने वाले। लेखन का कोई रूप, लेखक, लिपिक, अभिलेखों और मोहरों पर लिखने वाले, मोहर बनाने वाले। सांस्कृतिक विचार, पुजारी, पुरोहित, धार्मिक अनुष्ठान, कलाकार, मूर्तियां और चित्रकार, नर्तक, संगीतकार। कृषि उत्पादकता, किसान, कृषक, पशुपालक, अनाज की सुरक्षा और परिवहन में लगे मजदूर। पेज नंबर 94। प्रश्न, इस सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों को मानचित्र चित्र 6.3 में दर्शाया गया है। क्या आप इन दर्शाए गए नगरों का अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दिए गए आधुनिक राज्यों अथवा प्रदेशों के साथ मिलान कर सकते हैं? तो आंसर में लिखेंगे मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, चन्हूदरो सिंध पाकिस्तान, लोथल गुजरात भारत, धोलीवीरा गुजरात भारत, सुरकोटडा गुजरात भारत, कालीबंगा राजस्थान भारत, बनवाली हरियाणा भारत, राखीगढ़ी हरियाणा भारत, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश भारत, दैमाबाद महाराष्ट्र भारत। इससे निष्कर्ष, सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से आज के पाकिस्तान, सिंधु नदी घाटी, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में था। अब है पेज नंबर 98। अंतिम 2 व्याख्याओं के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या आप कोई अन्य व्याख्या सोच सकते हैं? ध्यान दीजिए कि इस विषय में हमारे पास इतिहास के अन्य स्रोत नहीं हैं, जैसे न कोई शिलालेख, न कोई ग्रंथ और न ही किसी यात्री का विवरण। उत्तर, हमारे पास हड़प्पा से कोई लिखित स्रोत, शिलालेख या ग्रंथ नहीं है, इसलिए पूरा तत्वविद केवल भौतिक साक्ष्यों पर निर्भर है, जिसके कारण कई व्याख्याएं संभव है। दी गई व्याख्याओं पर चर्चा, सार्वजनिक धार्मिक स्नान, यह सबसे लोकप्रिय व्याख्या है। स्नानागार के पास कुएं, सीढ़ियां और जल निकासी का उत्कृष्ट प्रबंध है, जो किसी महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान या पर्व पर सामूहिक शुद्धिकरण स्नान की ओर संकेत करता है। अन्य व्याख्या जोड़ी जा सकती है।
जल भंडार, ये अन्य व्याख्या जोड़ी जा सकती है, ये लिखना नहीं है, ये आप उसमें जोड़ सकते हैं। यह कहा गया है जल भंडार और आपूर्ति हो सकता है इसका उपयोग विशेष रूप से सूखे या आपातकाल के समय शहर के निवासियों के लिए पानी जमा करने के लिए किया जाता हो, न कि केवल स्नान के लिए। सांस्कृतिक मनोरंजन केंद्र यह समुदाय के सदस्यों के लिए एक प्रकार का सामाजिक या मनोरंजन का केंद्र भी हो सकता था जहां लोग मिलते थे। पेज नंबर 102। प्रश्न, मान लीजिए कि आप हड़प्पा के एक घर में खाना पकाते हैं। आप ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर कौन से व्यंजन बनाएंगे? उत्तर, हड़प्पा की भोजन विविधता को देखते हुए मैं निम्नलिखित व्यंजन बना सकता हूँ। अनाज और दाल की खिचड़ी, मांस या मछली करी, फल भोजन के साथ या बाद में केले जैसे फल परोसे जा सकते हैं। पशु उत्पाद, बकरी या गाय के दूध का सेवन किया जा सकता है। पेज नंबर 103। आइए पता लगाएं। हड़प्पा वासी मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में कुशल। तांबे में टीन मिलाने पर कांस्य धातु बन जाती है जो तांबे की तुलना में कठोर होती है। हड़प्पा वासियों ने उपकरण बर्तन बनाने में कांसे का उपयोग किया। बाद में हम इसकी बनी कुछ छोटी प्रतिमाएं देखेंगे। उत्तर, चित्र 6-10 सूसा, जो वर्तमान ईरान में है अभी, सूसा में खुदाई में प्राप्त कार्नेलियन मनके, ये लाल रंग के लंबे मनके हैं जो व्यापार को दर्शाते हैं। चित्र 6-11 हड़प्पा का हाथी दांत का कंघा, यह बताता है कि ऐसा ही कंघा ओमान के तटवर्ती क्षेत्र में भी पाया गया, जिससे व्यापार के संबंध का पता चलता है। लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा। नीचे का पाठ यह बताता है कि हड़प्पा वासी व्यापार को संचालित करने के लिए स्थल मार्ग, नदियों और समुद्री रास्तों का उपयोग करते थे। यह भी उल्लेख करता है कि गुजरात और सिंध के तटीय क्षेत्रों में कई हड़प्पा बस्तियां थीं। लोथल का उल्लेख, यह गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ 217 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा एक विशाल बेसिन पाया गया है, जिसका उपयोग बंदरगाह जैसी संरचना के रूप में आयात और निर्यात के लिए नावों के माध्यम से वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता था। पेज नंबर 104। कुछ लेखन संकेतों के साथ हड़प्पा की इन 3 मोहरों को देखते हुए आपके मन में क्या विचार आता है? क्या आप इनकी कोई व्याख्या देना चाहेंगे? अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए। उत्तर, कुछ लेखन संकेतों के साथ हड़प्पा की इन 3 मोहरों को देखते हुए हमारे मन में विचार आता है कि ये मोहरें बताती है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार और निजी मालिकाना हक महत्वपूर्ण थे। मोहरों पर एक सींग वाला जानवर दर्शाता है कि ये पशु उनके धर्म, आजीविका या शक्ति के प्रतीक रहे होंगे। मोहरों पर जो अक्षर या संकेत बने हैं उन्हें आज तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। यह विचार आता है कि अगर हम इस लिपि को पढ़ पाते तो हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में कितना कुछ जान सकते थे। उनके राजा, उनकी कहानियाँ, उनके कानून या उनके देवता। मैं कल्पनात्मक व्याख्या कर सकता हूँ कि एक श्रृंगी पशु की मुहर शांति और समृद्धि का प्रतीक हो सकता है। बैल की मुहर संभवतः कृषि या पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए रही होगी। ये मुहरें एक तरह के पहचान पत्र का काम करती थी। जब कोई व्यापारी दूर की जगह पर अपना माल भेजता था तो यह मुहर इस बात की गारंटी देती थी कि माल वैध है और उसे किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा सील किया गया है। ये छोटी मुहरें एक विकसित और संगठित सभ्यता की कहानी कहती है जो व्यापार करती थी, कला को महत्व देती थी और जिसकी एक अपनी गूढ़ लेखन प्रणाली थी। पेज नंबर 107।
प्रश्न, लोथल के पात्र पर दर्शाई गई कहानी को पूरा कीजिए। आपके विचार से इस कहानी को 4000 से अधिक वर्षों से क्यों याद किया जाता रहा? उत्तर, कहानी को पूरा करना लोथल में मिला मृदंड अर्थात मिट्टी का बर्तन संभवतः चालाक लोमड़ी की कहानी को दर्शाता है, जो पंचतंत्र की कहानी से मिलती जुलती है। कहानी, एक प्यासा कौवा एक पेड़ पर बैठा है। पेड़ के नीचे एक बर्तन है जिसमें पानी बहुत कम है। कौवा पानी नहीं पी पा रहा है। पास में एक चालाक लोमड़ी खड़ी है जो पेड़ पर कौवे और नीचे रखे बर्तन को देख रही है। परिणाम, लोमड़ी एक योजना बनाती है और कौवे को कहती है कि वह छोटे छोटे पत्थर बर्तन में डाल दे। जैसे ही कौवा पत्थर डालना शुरू करता है, पानी का स्तर ऊपर आ जाता है और कौवा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है। लोमड़ी इस प्रकार बुद्धि और सहयोग का महत्व दर्शाती है। अब कहानी को याद रखने का कारण है, इस कहानी को 4000 से अधिक वर्षों से याद किए जाने का कारण यह है कि यह बुद्धिमत्ता, समस्या समाधान और उपाय की सार्वभौमिक शिक्षा देती है। यह दर्शाती है कि प्राचीन लोग भी शिक्षाप्रद कहानियों को महत्व देते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी नैतिक मूल्यों और व्यवहारिक ज्ञान को हस्तांतरित करती थी। यह कहानी मनुष्य और प्रकृति, पशु पक्षी के बीच के संबंध को भी दर्शाती है, जो उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग था। प्रश्न, नर्तकी की लघु प्रतिमा पर विचार कीजिए। इस लघु प्रतिमा की भाव भंगिमा से आप क्या समझते हैं? पूरी बाह को ढकने वाली उसकी उन चूड़ियों को ध्यान से देखिए, जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में अभी भी महिलाएं पहनती हैं। इस अध्याय में आपने और कहां पर इस तरह से चूड़ियां पहनने को चिन्हित किया है? इससे हमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? उत्तर, भाव भंगिमा। नर्तकी की प्रतिमा आत्मविश्वास और साहस की मुद्रा में खड़ी है। उसकी भाव भंगिमा स्वतंत्रता और कलात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाती है। वह एक हाथ कमर पर रखे हुए है और दूसरा हाथ चूड़ियों से भरा हुआ है, जो उसके नर्तक होने या समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखने का संकेत देता है। समानता का चित्रण। नर्तकी की पूरी बाह को ढकने वाली चूड़ियां, जो आज भी गुजरात और राजस्थान की कुछ जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है, यह दर्शाती है कि सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाती है। हजारों वर्षों के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में वेशभूषा और आभूषणों की शैली में निरंतरता बनी हुई है। अध्याय के अन्य स्थान। आपने हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में मिली अन्य स्त्री मूर्तियों और कब्रों में भी महिलाओं को चूड़ियां पहने हुए देखा होगा। यह प्रमाण हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करता है कि हड़प्पा सभ्यता की परंपराएं और शिल्प कौशल पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए, बल्कि वे स्थानीय परंपराओं के रूप में भारत के कुछ हिस्सों में आज भी जीवित हैं। यह न केवल महिलाओं के श्रृंगार के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि तांबा और कांसा जैसे धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने के लिए आम था और यह कला आज भी प्रासंगिक है। पेज नंबर 108। प्रश्न 1, इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता के अनेक नाम क्यों है? इनके महत्व पर चर्चा कीजिए। उत्तर, इस सभ्यता के मुख्य रूप से 3 नाम प्रचलित हैं। हड़प्पा सभ्यता, यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हड़प्पा वह पहला स्थल था जिसकी खुदाई 1921 में की गई थी। 2, सिंधु घाटी सभ्यता, यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके अधिकांश प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में पाए गए थे। 3 में है सिंधु सरस्वती सभ्यता, यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि शोध से पता चला है कि इसके कई महत्वपूर्ण स्थल विशेषकर भारत में घग्गर,
हकरा नदी के मार्ग के किनारे स्थित थे, जिसे कुछ विद्वान प्राचीन सरस्वती नदी मानते हैं। महत्व: ये अलग अलग नाम इस सभ्यता के विस्तार और इसकी खोज के इतिहास को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि इसका प्रभाव सिर्फ एक नदी तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। प्रश्न 2, सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियां का सार देते हुए संक्षिप्त रिपोर्ट 150 से 200 शब्द लिखिए। उत्तर: सिंधु सरस्वती सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रमुख प्राचीन सभ्यता थी। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि इसका अत्यधिक विकसित नगरीकरण है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी नगरों को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, जहां ग्रिड पैटर्न पर सड़कें समकोण पर काटती थी। यहाँ मानवीकृत ईंटों का उपयोग होता था। इसकी दूसरी मुख्य उपलब्धि जल प्रबंधन और स्वच्छता है। लगभग हर घर में निजी कुएं और स्नानागार थे और ढकी हुई नालियां थी, जो जल निकासी की उत्कृष्ट प्रणाली को दर्शाती है। धोलावीरा में विशाल जलाशय इसके जल संचयन कौशल को प्रमाणित करते हैं। आर्थिक रूप से यह एक व्यापारी सभ्यता थी, जिसके मेसोपोटामिया जैसे सुदूर क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध थे, जिसके प्रमाण मुहरों से मिलते हैं। उनकी लेखन प्रणाली और शिल्प कला उनकी सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति को दर्शाती है। ये उपलब्धियां इसे अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक बनाती है। प्रश्न 3, कल्पना कीजिए कि आपको हड़प्पा से कालीबंगा तक यात्रा करनी है। आपके पास विभिन्न विकल्प क्या हैं? क्या आप प्रत्येक विकल्प में लगने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं? उत्तर: वर्तमान संदर्भ में हड़प्पा से कालीबंगा की यात्रा। विकल्प: यात्रा का साधन, अनुमानित समय, हवाई मार्ग, हवाई जहाज प्लस सड़क परिवहन, लगभग 10 से 12 घंटे। सड़क मार्ग से जाने पर कार या बस लगभग 25 से 30 घंटे, लेकिन सुरक्षा और सीमा प्रक्रियाओं के कारण यह मार्ग लगभग असंभव है। रेल मार्ग, ट्रेन 30 घंटे से अधिक। यह भी सीमा पार करने की जटिलताओं के कारण कठिन है। प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कल्पना लगभग 4000 वर्ष पूर्व। विकल्प: साधन, उस समय, अनुमानित समय, जल मार्ग। नदी मार्ग, नाव, सिंधु नदी घग्गर हकरा तक 20 से 30 दिन, सामान के साथ, नदी की धारा पर निर्भर। 2 में है स्थल मार्ग, बैलगाड़ी, पैदल। प्रमुख व्यापार मार्गों का उपयोग 40 से 50 दिन। ऊंट, घोड़ा गाड़ी, तेज गति वाला जानवर। प्रश्न 4, कल्पना कीजिए कि यदि हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को हम आज के भारत के सामान्य रसोई घर में ले जाते हैं तो उन्हें सबसे बड़े 4 आश्चर्य क्या लगेंगे? तो 1 में गैस या इंडक्शन स्टोव। वे मिट्टी के चूल्हे या लकड़ी के उपयोग से परिचित थे। बिना धुआं और माचिस, चकमक पत्थर के बटन दबाते ही आग जलना उनके लिए जादू जैसा होगा। 2 में है फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, भोजन का संरक्षण। वे भोजन को सुखाकर, नमक लगाकर या मिट्टी के बर्तनों में संरक्षित करते थे। इतने बड़े बक्से में बिना बर्फ के चीज़ों का ठंडा रहना और लंबे समय तक ताज़ा रहना अविश्वसनीय होगा। 3 में नल से पानी। उन्हें कुओं से पानी खींचने की आदत थी। दीवार में लगे एक छोटे से धातु के उपकरण से आवश्यकता अनुसार साफ पानी का तुरंत आना उनकी उन्नत जल प्रणाली से भी ज़्यादा चमत्कारी लगेगा। प्लास्टिक या कांच के बर्तन। वे मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तनों, तांबे, कांसे के बर्तनों का उपयोग करते थे। प्लास्टिक फाइबर के हल्के और रंगीन बर्तनों को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होगा। बिजली के उपकरण।
मिक्सी, टोस्टर या माइक्रोवेव जैसी वस्तुएं जो मिनटों में काम कर देती है उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अलौकिक लगेंगी। प्रश्न 5, इस अध्याय के सभी चित्रों पर दृष्टि डालते हुए उन आभूषणों, हाव भावों, वस्तुओं की सूची बनाइए जो अभी भी 21वीं शताब्दी में परिचित प्रतीत होती है। उत्तर, 21वीं शताब्दी में प्रचलन चूड़ियाँ, कंगन। नर्तकी की पूरी बाँह ढकने वाली चूड़ियाँ भारत के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में तथा फैशन के रूप में भी बड़ी संख्या में चूड़ियाँ पहनना। मनके और हार, सोने, तांबे और कीमती पत्थरों से बने मनकों के हार, मल्टी लेयर्ड या बीडेड नेकलेस आज भी लोकप्रिय है। धोती, शॉल, पुरोहित राजा की मूर्ति की शॉल ओढ़ने की शैली। उत्तरी भारत में आज भी पुरुषों द्वारा शॉल ओढ़ने की यह शैली। 4 में है पशु मुद्राएं। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, बैल, बाघ की मुद्राएं धार्मिक प्रतीकों जैसे नंदी बैल या शक्ति का प्रतीक का उपयोग। तांबे का दर्पण, गोलाकार तांबे का दर्पण। प्रश्न 6, धोलावीरा के जलाशयों की प्रणाली क्या सोच प्रतिबिंबित करती है? उत्तर, धोलावीरा के विशाल और सुनियोजित जलाशय प्रणाली निम्नलिखित सोच को प्रतिबिंबित करती है। 1 में जल संरक्षण की दूरदर्शिता। धोलावीरा कच्छ क्षेत्र में स्थित है जहां वर्षा कम होती है। जलाशयों का निर्माण दर्शाता है कि हड़प्पावासी पर्यावरण की चुनौतियों को समझते थे और उन्होंने जल संचयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी ताकि पूरे वर्ष पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। 2 में है सामुदायिक सहयोग और इंजीनियरिंग कौशल। इतने बड़े जलाशय बनाने के लिए उन्नत इंजीनियरिंग ज्ञान, सटीक माप और पूरे समुदाय के संगठित सहयोग की आवश्यकता थी। यह उनके उच्च स्तर के नियोजन और तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। 3 में है समानता और सार्वजनिक कल्याण। पानी जैसी आवश्यक वस्तु का भंडारण संभवतः पूरे समुदाय के उपयोग के लिए किया जाता था, जो सार्वजनिक कल्याण और संसाधनों के समान वितरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। प्रश्न 7, मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई है। ऐसा लगता है कि उनका नियमित रूप से रखरखाव किया जाता रहा और अनेक शताब्दियों तक उनका उपयोग किया जाता रहा। निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। उत्तर, मोहनजोदड़ो में इतनी बड़ी संख्या में कुओं का होना और उनका सदियों तक उपयोग किया जाना कई महत्वपूर्ण निहितार्थों को दर्शाता है। पानी की उपलब्धता और निजी स्वच्छता। 700 कुएं बताते हैं कि लगभग हर घर के पास या आसपास पानी का एक स्रोत उपलब्ध था। प्रभावी प्रशासन। इतने सारे कुएं के निर्माण और कई शताब्दियों तक उनके नियमित रख रखाव के लिए एक मजबूत और प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली की आवश्यकता रही होगी। स्थायित्व और इंजीनियरिंग। कुएं ईंटों से निर्मित थे जो उनकी निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती है। प्रश्न 8, सामान्यतः यह कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। इस कथन के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या आप इससे सहमत हैं? वर्तमान भारत के महानगरों के नागरिकों के साथ इसकी तुलना कीजिए। उत्तर, हाँ, यह कथन कि हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था पूरी तरह से सत्य प्रतीत होता है और मैं इससे सहमत हूँ। महत्व। सार्वजनिक प्रणाली का सम्मान। हड़प्पा के नागरिक सार्वजनिक प्रणालियों जैसे ढकी हुई नालियां, कूड़ेदान का सम्मान करते थे। यदि नागरिक इन प्रणालियों का दुरुपयोग करते तो वे जल्दी ही जाम हो जाती, लेकिन उनका सदियों तक कार्य करना उच्च नागरिक अनुशासन को दर्शाता है। साझा जिम्मेदारी। सुनियोजित नगर लेआउट और मानवीकृत निर्माण बताते हैं कि वे व्यक्तिगत लाभ से पहले सामुदायिक व्यवस्था को महत्व देते थे। तुलना।
हड़प्पा वासी बनाम वर्तमान महानगर नागरिक। विशेषता उच्च नागरिकता भाव, वर्तमान महानगर नागरिक, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन, ढकी हुई नालियां, सड़कों पर साफ सफाई, खुली नालियां, सड़कों पर कचरा फेंकना, आम सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग, कुओं और स्नानागारों का व्यवस्थित उपयोग, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, भित्ति चित्र बनाना, बुनियादी ढांचे का नुकसान, नियोजन का पालन, सभी निर्णय एक ही मानक मानवीकृत ईंटों और नगर योजना के तहत अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अनियोजित विकास, नियमों का उल्लंघन, जल प्रबंधन, धोलावीरा जैसे स्थलों पर जल संचयन की श्रेष्ठ व्यवस्था। धन्यवाद।